हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार बोर्ड के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू किया है कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। और भूगोल की जो किताब आपके पास में है, हमारी दुनिया, उसका यूनिट नंबर 2, जिसका नाम है भारतीय कृषि। आज बारी आई है भारतीय कृषि यानी यूनिट नंबर 2 का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने की। यानी जो चैप्टर आपका पूरा दिया हुआ है, यानी जो कंप्लीट यूनिट दी हुई आपकी, उस पूरी यूनिट इकाई 2 का हम लोग एक साथ रिवीजन करने वाले हैं। इसके छोटे छोटे टॉपिक वाइज वीडियो मैं बना चुका हूं। आप चाहे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर या हमारी वेबसाइट पर जाकर के इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ये देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा कंप्लीट यूनिट रिवीजन। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कृषि और उसके प्रकार की। आपको पता ना कि खेती क्या चीज़ होती है, खेती मतलब क्या होता है, खेती में क्या क्या आता है। अगर कोई आपसे पूछे कृषि मतलब क्या, तो आप बोलोगे सर कृषि के अंतर्गत फसलों को उगाना आएगा। कृषि के अंतर्गत साग सब्जियों का उगाना, फलों फूलों की खेती की जाती है। इन सभी चीज़ों का जो उगाना होता है, और इनमें मिट्टी की उर्वरता शक्ति को देख के देखा जाता है। मतलब भूमि पर इन सभी चीज़ों को उगाना ही कृषि कहलाता है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया होती है। हमारे देश में लगभग 60% लोग जो है, जनसंख्या, वो कृषि से ही जीविका पाते हैं। मतलब 60% लोगों की जो जीविका चल रही है वो खेती से ही चल रही है, कृषि से चल रही है। इसमें फसलें, सब्जियां, फल फूल उपजाना, पशु को पालना, मत्स्य पालना इत्यादि कृषि कार्य हैं। तो कृषि कार्य में केवल ये नहीं बोल सकते कि खाली फसलों को उगा रहे हैं, फल फूल सब्जियां उगा रहे हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन भी कृषि का ही हिस्सा है। अगर आप खेती के साथ साथ पशुओं को पाल रहे हो तो वो पशुपालन और दोनों को मिलाकर कृषि ही कहा जाएगा, वो भी कृषि कार्य में आएगा। कृषि उत्पादों पर दूसरे अनेक उद्योग निर्भर हैं। जितने भी कृषि उत्पाद है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कपास की बात कर लें, कपास पर सारी की सारी जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, मतलब कपड़ा उद्योग निर्भर है। अगर कपास ही नहीं आएगा तो कपड़ा कैसे बनेगा। तो कृषि उत्पाद ए पर दूसरे अनेक उद्योग निर्भर है। और खेती करना जो है वो एक तंत्र जैसा है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे सबसे पहले खेत तैयार किए जाते हैं, फिर बुआई होती है, फिर निंदाई, गुड़ाई, कटाई, ये सारी चीज़ें होती हैं। खेत तैयार किया जाता है, छिड़काव किया जाता है उर्वरकों का और कीटनाशकों का। ये सारी प्रक्रिया को ही हम लोग खेती कहते हैं, इसलिए इसको तंत्र कहा गया। जैसे कि मैंने यहाँ बोला कि उद्योग निर्भर है, तो और भी एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। जैसे खेती की बात करें तो जूट की बात करें तो जूट उपजाने पर जूट का बहुत सारे प्रोडक्ट निकलते हैं जो उस पर निर्भर करते हैं। तो खेती के तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जिस पर बड़े बड़े उद्योग जो है वो डिपेंड करते हैं। अगर मैं आपके रोज़मर्रा जीवन की बात करूं, जैसे हम लोग चिप्स वगैरह खाते हैं, तो चिप्स जो इंडस्ट्रीज़ है वो आलू पर डिपेंड है। पूरा आलू खेती से आता है। जितना अच्छा आलू आएगा, जितना ज़्यादा आएगा, उतना इंडस्ट्रीज चलेगी। अगर आलू आना बंद हो गया तो चिप्स मिलना बंद हो जाएगा। सीधी सी बात है, बहुत सारे उद्योगों का जो आधार है वो क्या है, वो कृषि है। इसमें बीज बोना, सिंचाई, खाद, उपकरण, श्रमिक आदि लगते हैं। बीज लगता है, खाद लगता है, सिंचाई की सुविधा चाहिए, श्रमिक चाहिए, और कृषि उपकरण भी चाहिए, कृषि यंत्र भी चाहिए, सारों की जरूरत पड़ती है। जुताई, बुआई, निराई, कटाई, ये 4 चीज़ें होना चाहिए। जुताई, बुआई, निराई और कटाई, ये 4 चरणबद्ध तरीके से होना ही, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि की प्रक्रिया कहते हैं। आप एक खेती करते हुए किसान का फोटो आप देख सकते हैं कि भारत में पारंपरिक खेती जो है वो किस प्रकार से की जाती है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर आज भी ज़्यादा कृषि उपकरण का उपयोग अभी भी कुछ किसान नहीं करते हैं। बहुत छोटे जो किसान होते हैं, जिनके पास छोटा रकबा होता है, ज़मीन का टुकड़ा छोटा होता है, आज भी वो बैलों के माध्यम से ही खेती करते हैं। तो ये बहुत पुराना फोटो नहीं है, आज भी हमारे देश में इस प्रकार की खेती आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है स्थानांतरित खेती। खेती का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। हालांकि महत्वपूर्ण प्रकार से मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में यही होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में नहीं होता है ये खेती का महत्वपूर्ण प्रकार है। लेकिन ये पहाड़ी क्षेत्रों में जनजातियां इनको करती है कुछ क्षेत्रों में। जैसे स्थानांतरित खेती का मतलब होता है कि जहाँ पर खेती का खेत बदल बदल के बोना, मतलब खेतों को बदलना, फसलें बदल के बोना तो सुना होगा, लेकिन खेतों को बदल बदल के बोना ही स्थानांतरित खेती कहलाती है। और ये जंगलों में की जाती है। जंगल को पहले काटा जाता है, जंगल को काटने के बाद भूमि व्यवस्थित की जाती है, और जो पेड़ों के जो अवशेष बचे होते हैं, जो उनके तने बचे होते हैं, उन तनों को जला करके राख में तब्दील किया जाता है, और वही राख बिछा दी जाती है जो खाद का काम करती है। दोस्तों, जनजातियाँ कभी भी हल चलाना पसंद नहीं करती, बहुत सारी जनजातियाँ तो नहीं करती हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं, बीजों को बुआई करने के बजाय बीजों का छिड़काव करके, मतलब ऐसे ही फेंक कर ऐसे फेंक करके बोती हैं।
जिससे क्या होता है, बीज उगते तो है लेकिन ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं होती है। न तो कीटनाशकों का इस्तेमाल करते हैं और न ही उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में क्या होगा, 1 साल 2 साल 3 साल तक आप खेती कर सकते हैं, लेकिन 2-3 साल के बाद अचानक से उस एरिया में यानी उस भूमि पर की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपको दूसरा खेत ढूंढना पड़ेगा। ऐसे में किसान क्या करता है, जो जनजाति किसान होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरी भूमि ढूंढते हैं, पेड़ों को काटते हैं और फिर वहाँ पर खेती करते हैं। इस प्रकार बदल बदल कर खेती करना ही क्या कहलाएगा, स्थानांतरित कृषि कहलाता है। सालों साल फसल उपजाते रहने से वहाँ जमीन की उर्वरता कम हो जाती है, तब वहाँ खेती करना छोड़ देते हैं। मतलब सालों साल अगर मान लो फसल उपजाते रहते हैं तो ज़मीन की उर्वरता कम हो रही होती है और ऐसे में वहाँ के लोग जो है वो खेती करना ही छोड़ देते हैं, दूसरी जगह खेती करने के लिए जंगल काटते हैं, जंगल के किसी दूसरे हिस्से को साफ करके वहाँ खेती करने लगते हैं और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि ये एक जंगल है, आसपास आपको पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें बीच के एरिया को पूरा साफ किया गया। उबड़ खाबड़ क्षेत्र रहता है, जरूरी नहीं कि जंगल पूरा आपको प्लेन मिले, उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, लेकिन यहाँ काट करके इसको पूरा साफ किया गया और फिर इसमें खेती की जाती है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरह की। तो यही खेती क्या कहलाती है, झूम खेती या स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं इसको। भारत के उत्तर पूर्वी इलाकों की जनजातियां, खासकर नागालैंड और उसके आसपास के राज्यों की जनजातियां बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रैक्टिस करती है इस प्रकार की खेती की, और इसे वहाँ पर झूम खेती के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा नहीं कि झूम खेती के नाम से जानते हैं तो और जगह कुछ नाम नहीं है, कई जगहों पर अलग अलग नाम भी है। तो इसको शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलते हैं इंग्लिश में। खेतों में न तो आधुनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है और न ही खाद का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल पारंपरिक प्रकार की खेती है ये। इस तरह की कृषि को कर्तन और दहन की कृषि के रूप में भी जानते हैं, ये ध्यान रखना, कर्तन और दहन कृषि किसे कहते हैं, स्थानांतरित कृषि का ही नाम है, इसी को कर्तन और दहन की कृषि भी कहा जाता है। विश्व के अनेक भागों में झूम खेती की जाती है। ये जो स्थानांतरित कृषि है ये विश्व के अनेक भागों में की जाती है, जैसे भारत के उत्तर पूर्वी भागों में तो इसको झूम ही कहते हैं, इसलिए झूम कृषि यहाँ पर नाम लिखा गया है। विभिन्न देशों में इसके नाम अलग अलग है, अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वेनेजुएला जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, वहाँ पर इसे कोंको के नाम से जानते हैं। मलेशिया में इसे लदांग के नाम से जानते हैं, जबकि मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से और ब्राज़ील में इसे रोका कहते हैं, जबकि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूम खेती के नाम से जानते हैं। ये सब वही एक ही खेती है, स्थानांतरित प्रकार की कृषि, जिसे अंग्रेजी में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। स्थानांतरित कृषि को असम और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में झूम खेती के नाम से जानते हैं, ये मैंने बार बार बताया आपको। आंध्र प्रदेश में इसी खेती को पोडू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पोडू के नाम से जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से जानते हैं, उड़ीसा में पामाधावी के नाम से जानते हैं और केरला में इसे कुमारी के नाम से, जबकि राजस्थान में बालरे और हिमाचल प्रदेश में खिल के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में इसे खिल के नाम से जानते हैं, जबकि झारखंड में इसे कुरूल के नाम से जानते हैं। ये नाम जरूर आपने सुना होगा, झारखंड के आसपास के इलाके में इसे कुरूल खेती के नाम से जानते हैं। ये सब दोस्तों स्थानांतरित खेती के प्रकार ही हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरी प्रकार की खेती के बारे में पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं गहन कृषि, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। गहन कृषि क्या होती है इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, गहन कृषि वहाँ होती है जहाँ पर जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा हो, यानी जहाँ की मांग बहुत ज़्यादा हो, उगाना बहुत ज़्यादा हो, और ऐसे इलाकों में जहाँ पर मैदानी भाग हो, सिंचाई की सुविधा हो, जहाँ एक साल में एक से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं। तो एक साल में एक से ज़्यादा फसल उगाना और कम क्षेत्र में अधिक उत्पादकता प्राप्त कर लेना ही गहन कृषि कहलाता है, और बिहार में ज़्यादातर क्षेत्रों में इसी प्रकार की खेती की जाती है। भारत के उन क्षेत्रों में, तो पहले पढ़ना है गहन कृषि क्या होती है, भारत के उन क्षेत्रों में जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता हो। दबाव का मतलब कम भूमि है लेकिन जनसंख्या को पालना ज़्यादा है, ज़्यादा जनसंख्या का पालन पोषण करना है, तो ऐसी वहाँ गहन जीविका कृषि की जाती है। गहन जीविका कृषि उसी एरिया में की जाती है, और इस पद्धति ने कम से कम भूमि में अधिकतम उत्पादन का प्रयास किया जाता है, और एक वर्ष में एक ही खेत में अनेक फसलें उगाई जाती हैं। एक साल में एक खेत में एक साल में अलग अलग, मतलब 2-3 बार फसलें उगा लो, अनेक प्रकार की फसलें उगाई जा सकती हैं, और इसी को गहन कृषि भी कहते हैं। बिहार में इसी प्रकार की खेती की जाती है। तो बिहार में जो खेती की जाती है उसे गहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि में खाद का इस्तेमाल होता है, उर्वरकों का इस्तेमाल होता है, कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, और कृषि यंत्रों का इस्तेमाल होता है, और श्रमिकों का इस्तेमाल भी होता है।
तो कुल मिला के हर तरीके से एक खेती जो है बहुत अच्छी है और भारत के ज़्यादातर भागों में इसी प्रकार की खेती की जाती है। जैसे भारत में चावल और गेहूं की जो खेती की जाती है वो गहन कृषि के अंतर्गत ही आती है। भारत में जिन भी इलाकों में चावल और गेहूं उगाए जाते हैं वहाँ सब जगहों पर गहन कृषि की जाती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ कि पंजाब जो है वो गेहूँ उत्पादक राज्य है, गेहूँ सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर उगते हैं। तो गेहूँ ज़्यादा मात्रा में उगते हैं तो यहाँ पर कौन सी खेती होगी, यहाँ पर गहन कृषि की जाती है। हिमाचल प्रदेश में भी की जाती है, उत्तराखंड में भी की जाती है, हरियाणा में भी की जाती है, पंजाब और हरियाणा सबसे टॉप पर चलते हैं। बिहार राज्य में भी यहाँ पर चावल गेहूँ की खेती की जाती है, चावल की खेती भी यहाँ पर होती है। और पश्चिम बंगाल पूरी तरह से यहाँ पर चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है। ये सब गहन कृषि वाले क्षेत्र हैं। तो आप इनके मैप देख करके इन क्षेत्रों का पता भी लगा सकते हैं। अगर मैं सारे नाम भी मिटा दूँ तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से एरिया में कौन सा राज्य लगता है, क्योंकि यकीन मानिए आपको भारत के मैप को पूरा रटना पड़ेगा और कौन सी जगह पर कौन सा राज्य आता है ये आपको मैप पे देखकर बताना आपको सीखना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट कृषि का प्रकार हमारा है वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। वाणिज्यिक कृषि के बारे में समझते हैं कि वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। आधुनिक कृषि उपकरणों और बड़े पूंजी निवेश से जब बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन करते हैं। आधुनिक कृषि उपकरण, ज़्यादा बड़े बड़े कृषि उपकरण का इस्तेमाल कर, ज़्यादा पैसा लगाकर जब बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन करते हैं तो उसे वाणिज्यिक खेती कहते हैं, उसे कमर्शियल एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य मार्केट से पैसे लेना, यानी केवल लाभ कमाना का उसका उद्देश्य है। ये खाली घर का पेट भरना या आजीविका चलाना नहीं होता। ऐसे में इसमें जो वाणिज्यिक खेती होती है इसमें खाद्यान्न फसलें क्यों उगाएंगे, इसमें वो चीज़ उगाएंगे जिसकी डिमांड ज़्यादा हो मार्केट में, जिसके पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हो। ये फोटो आप लोग देख रहे होंगे, ये आपको देख करके पता चल रहा है कि ये कौन सा चीज़ फसल कौन सी है। बहुत सारे लोग पहचान लिए होंगे, बिहार में, उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, बहुत अच्छी खासी खेती होती है इसकी। और ये आप देख पा रहे हो ये मखाना होता है वाइट कलर का, काफ़ी अच्छा होता है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, फाइबर टाइप का कुछ होता है जो आप खा सकते हैं। जैसे हम लोग काजू बादाम वगैरह खाते हैं, मखाना भी वैसे ही कुछ है। और ये देखो ऐसे झील में से ऐसे पानी में यहाँ पर ये बनता है। काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है मखाना बनने की, उसके बाद ही मखाना आपको मिलता है। काफ़ी महंगा भी आता है लेकिन बहुत ही गुणकारी होता है और यही एक वाणिज्यिक फसल में से एक है। तंबाकू की खेती भी तो होती है, वो भी वाणिज्यिक फसल में से एक है। गन्ने की खेती होती है, वो भी वाणिज्यिक फसल में से एक है। इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है और आधुनिक चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो जहां आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर पूंजी लगा करके और बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और खासकर उसका उद्देश्य लाभ कमाना हो तो उसको वाणिज्यिक खेती के नाम से ही जाना जाता है, जिसकी बिक्री के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध रहता है। और इस प्रकार की कृषि वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाणिज्यिक कृषि कहते हैं। उत्तरी बिहार में मखाना, केला और तंबाकू की खेती वाणिज्यिक कृषि के उदाहरण है। ये केवल उत्तरी बिहार की बात बता रहा हूँ। उत्तरी बिहार में मखाना की खेती की जाती है, उत्तरी बिहार में केला की खेती होती है और उत्तरी बिहार में तंबाकू की भी खेती होती है। केला हो या तंबाकू हो या फिर मखाना हो, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, जो उत्पाद हैं, ये सब क्या कहलाएंगे, वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य लाभ कमाना है, मुनाफा कमाना है। तो वाणिज्यिक कृषि भी आपको समझ में आ रही होगी। अब बात करते हैं फसलों के प्रकार की। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 प्रकार में बांटा गया है। अगर मैं मानसून ऋतु की बात करूं, जब वर्षा आती है, बहुत तेज पानी आता है, वर्षा का आगमन होता है, उस ऋतु में हम लोग जिस प्रकार की खेती करते हैं उसको हम लोग खरीफ की फसल कहते हैं। जब ठंड का सीज़न आता है, जब एकदम से विंटर आना शुरू हो जाता है, शीत ऋतु आती है, तब उस समय जो खेती की जाती है उसे रबी की खेती कहते हैं, रबी की फसल कहते हैं। और तीसरा जो आता है, जब वो गर्मी का आगमन शुरू होता है, तब उसे हम लोग जायद की फसल कहते हैं या जायद की खेती कहते हैं। तो इस प्रकार 3 प्रकार से फसलों को ऋतुओं के आधार पर बांटा गया है। तो ऋतु के हिसाब से पहली फसल हमारी होती है, उसको बोलते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ फसल में क्या होता है, मानसून के आगमन के साथ ही, मानसून के आने के साथ ही, अर्थात जून जुलाई महीने में, ये मंथ याद रखना आप, जून जुलाई महीने में जो है बीज बोए जाते हैं। वहीं अक्टूबर और नवंबर महीने में बीज जो है वो फसल बन जाती है पूरी और काट ली जाती है। कटाई जो होती है वो कब होती है, अक्टूबर नवंबर महीने में। इस प्रकार बोई जाने वाली फसलें जो है वो क्या कहलाएगी, खरीफ की फसल कहलाती हैं। उदाहरण की बात करें तो धान, जैसे धान, मक्का, जूट की खेती जो पश्चिम बंगाल में होती है, मूंगफली की खेती, ये सारी क्या है, ये सारी की सारी क्या कहलाएगी, आपकी
खरीफ की फसल कहलाएगी। अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं या मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं तो यहाँ पर इसमें सोयाबीन भी आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन इसी समय होता है। तो जो रिफाइंड ऑयल आप खाते हो वो खरीफ की फसल का ही एक उदाहरण है, तो वो सोयाबीन से ही निकलता है। खरीफ आपको समझ में आ गया होगा। रबी की फसल की बात करते हैं। ये फसलें अक्टूबर और नवंबर के महीने में बोई जाती हैं, इनके बीज बोए जाते हैं अक्टूबर नवंबर में। जब खरीफ की फसल पक के आ जाती है तो इसका नंबर आता है, और मार्च और अप्रैल महीने तक पक के ख़त्म हो जाती है और इन्हें काट ली जाती है। फसलों को तापमान एवं जल की आवश्यकता खरीफ की अपेक्षा बहुत कम होती है। ना तो इन फसलों को ज़्यादा पानी चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा तापमान। जैसे गेहूं की फसल की बात करें तो बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा तापमान भी नहीं चाहिए। ठंडे तापमान में भी ये उग सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, जबकि कुछ फसलें जो खरीफ वाली होती हैं उनको बहुत तेज़ तापमान की ज़रूरत भी पड़ेगी। जायद की फसलें की बात करें, अच्छा एग्जाम्पल देख लेते हैं रबी की फसल के। गेहूँ, चना, मटर, मसूर, जौ। गेहूँ, चना, मटर, मसूर और जौ। दोस्तों मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अगर आपके क्षेत्र में इस मौसम में कोई नई फसल उगाई जा रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, क्योंकि किताबों में जिन जिन एग्जाम्पल को दिया हमने उस एग्जाम्पल को मेंशन किया। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप किसान फैमिली से और आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हो, और ऐसे में आप अपने क्षेत्र में जो फसल बोई जा रही है उसके बारे में भी यहाँ पर जरूर बताएं। जायद की फसल की बात करें तो जायद की जो फसल है वो रबी और खरीफ दोनों के बीच में बोई जाती है। रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर नवंबर से शुरू होती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो मार्च अप्रैल में ख़त्म हो रही है और उधर जून जुलाई में वहाँ पर शुरू होती है। तो मार्च अप्रैल और जून जुलाई के बीच में जो फसल बोई जाती है उसको हम लोग जायद की फसल बोलते हैं, और बहुत कम समय में पक जाती हैं। अर्थात गर्मी के मौसम में जो फसलें बोई जाती हैं जायद कहलाती हैं। जायद फसलें कम समय में ही उपजाने वाली फसलें होती हैं। तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब्जियां इत्यादि, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, है ना, ककड़ी, ये सब जो आती है किसमें आती है? सब आती है आपके जायद की फसलों में। इसमें कुछ कुछ जगहों पर मूंग की फसल भी जायद की फसलों में उगाई जाती है। तो मूंग भी जो है एक तरह से जायद की फसलों का उदाहरण है, क्योंकि गर्मी के दिनों में ये भी उगाया जाता है। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हमारे अगले उसके ऊपर कि उपयोगिता के आधार पर फसलों को कितने आधार पर बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर कैसे हम फसलों का उपयोग किन किन चीज़ों में करते हैं। क्या आप किसी फसल का उपयोग किसी चीज़ को पीने में करते हैं? क्या आप किसी फसल का उपयोग मतलब फूलों के रूप में करते हैं, है ना? क्या खाली मुनाफा कमाने के लिए करते हैं? तो आपके उपयोग के हिसाब से फसलों को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे खाद्यान्न फसलें या खाद्य फसलें, जैसे दलहन दाल वाली फसलें, जैसे तिलहन, और खाद्यान्न फसलें गेहूँ, चावल, मक्का, ये सब आ जाती है। बात आती है रेशेदार फसलें किसे कहते हैं। रेशेदार फसलें जिनसे रेशा निकलता है, जैसे कपास, जिसको हम लोग खा नहीं सकते, जिसका इस्तेमाल हम लोग खाने में नहीं करते। कपास हो गया, जूट हो गया, कोई भी जूट या कपास नहीं खाता है। पेय फसलें जिनका इस्तेमाल हम लोग कुछ पेय पदार्थ में करते हैं। पेय फसलें जैसे पेय फसलें में मैं आपसे बोल दूँ कि चाय है, चाय की खेती जो होती है वो पेय फसल है। कॉफ़ी भी एक पेय फसल है, तो कॉफ़ी चाय ये दोनों है पेय फसल है। बागवानी फसल की बात करें तो वैसी फसल जिसमें फल सब्जियों को साग सब्जियों और फलों को उपजाया जाता है। तो साग सब्जियां, फल इत्यादि, ये सब क्या आते हैं? ये सब बागवानी कृषि में आते हैं। उसके अलावा आप व्यापारिक कृषि की बात करें तो व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आता है आपका तंबाकू आता है, तंबाकू बाद का रबर आता है, और बिहार का फेमस मखाना जो है वो भी इसमें आएगा। मखाना, ये सारी फसलें क्या है? 5 प्रकार के उपयोगिता के आधार पर कर दी गई है। आपको अगर खाली बेचना है, पैसा कमाना है, व्यापारिक फसलें करो। आपको साग सब्जी उगाना है, ट्रक फार्मिंग करना है, आप बागवानी खेती करो। आपको पेय फसलें उगाना है, चाय कॉफ़ी की खेती करो। रेशेदार फसलें उगाना है जो खाने में इस्तेमाल नहीं होती, कपास और जूट की खेती करें। खाद्यान्न फसलें दलहन, तिलहन और सभी खाद्यान्न प्रोडक्शन जो होते हैं वो सब इसी में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग खाद्यान्न फसलों के बारे में। खाद्य फसलें क्या होती है? खाद्य फसलों में अक्सर दलहन और तिलहन मुख्य फसलें हैं। इसके अलावा ये नहीं है कि खाद्यान्न में कोई भाई गेहूँ और चावल और ये भी तो आते हैं, तो ये तो है ही। उसके अलावा मुख्य फसलें ये भी है। दलहन जो होती है, दालें जो होती है, प्रोटीन युक्त शाकाहारी होती है। आपको प्रोटीन जो चाहिए, जो मांसाहारी लोग जो प्रोटीन मांस खा के लेते हैं वो शाकाहारी लोग दाल से भी ले सकते हैं।
इसकी खेती रबी और खरीफ दोनों ही अवधि में की जाती है। मतलब दालों के अंदर बहुत सारी दालें आती हैं, रबी में खरीफ में अलग अलग टाइम पर इस्तेमाल की जाती है। इसमें चना, अरहर, मूंग, मसूर और उड़द और मटर आते हैं। यहाँ तक कि मूंग तो जायद में भी उगते हैं। बिहार के टाल क्षेत्र में दलहन की फसल खूब उगती है। टाल वाला जो एरिया है बिहार का, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है दलहन की खेती की जाती है। नारियल की फसल दक्षिण भारत और डेल्टाई क्षेत्रों में होती है। भारत का जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है वहाँ पर नारियल की फसल होती है। सरसों राजस्थान में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, हरियाणा पंजाब में होता है। तो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर सरसों की खेती होती है। सोयाबीन होता है आपका मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में, खूब मात्रा में उपजाया जाता है। दो ही राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में, खासकर मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा मात्रा में सोयाबीन उगाई जाती है। और हम लोग अनाज की बात कर ले, जो खाद्यान्न फसलों में आते हैं, जैसे गेहूँ हो गया, जैसे चावल हो गया, जैसे मक्का हो गया, जौ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है, बाजरा वजरा सब इसी में आते हैं, खाद्यान्न फसलों में आते हैं। ये खाने में इस्तेमाल की जाती है। अब समझ लेते हैं भौगोलिक दशाएं क्या चाहिए। अगर आपको धान उगाना है, गेहूँ उगाना है, तो कैसी कैसी दशाएं चाहिए। अगर हमें धान उगाना है यानी चावल उगाना है, तो उसके लिए कम से कम 25 डिग्री से ज़्यादा ऊपर तापमान होना चाहिए, क्योंकि ये खरीफ की फसल है और खरीफ की फसल में तापमान ज़्यादा चाहिए और मिल भी जाता है इतना। वर्षा की मात्रा भी 75 से 100 सेंटीमीटर चाहिए, जो कि बारिश के समय ही मिल पाएगी। उसके अलावा चिकनी दोमट मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा उगती है। गेहूं की बात करें तो गेहूं के लिए 10 डिग्री से 15 डिग्री तक बुआई के समय टाइम चाहिए, और वो मिल ही जाता है क्योंकि उस समय टेम्परेचर बहुत कम होता है और अक्टूबर नवंबर के महीने में होता है। उसके बाद जब इसकी कटाई होती है मार्च अप्रैल के महीने में, तो डेफिनेटली 20 से 25 डिग्री तापमान तो आ ही जाता है। तो जब इसकी कटाई होती है मार्च से अप्रैल के महीने में, तो 20 से 25 डिग्री तापमान मिल ही जाएगा। जब बुआई होती है अक्टूबर नवंबर के महीने में, गेहूँ रबी की फसल है, ध्यान रखना, अभी मैंने पढ़ा है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है जब टेम्परेचर गिरता है, और मार्च और अप्रैल में काटती है जब टेम्परेचर वापस उड़ जाता है। तो कटाई के समय इसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए ताकि पक जाए अच्छे से गेहूं की बालियाँ। और वर्षा की मात्रा भी 50 से 75 सेंटीमीटर से चाहिए। क्यों? क्योंकि इनको वर्षा भी कम चाहिए, तापमान भी कम चाहिए, और दोमट मिट्टी चाहिए इसके लिए। गेहूँ के लिए सबसे उपयुक्त होती है जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी। और भी फसलें हैं, ज्वार अब बहुत कम लोग होंगे जो ज्वार की रोटियां भी खाते हैं, पहले लोग ज़्यादा खाते थे और वैसे भी वो सही होती है, बहुत काम की चीज़ है। ज्वार जो है इसके लिए अत्यधिक तापमान चाहिए, और ज्वार जो है ये राजस्थान में ज़्यादा मात्रा में उगता है, अत्यधिक तापमान भी होता है, वर्षा भी काफ़ी कम चाहिए, और लाल, नीली, दोमट और बलुई मिट्टी में भी उग जाती है, जैसे कि राजस्थान से सारे कॉलम राजस्थान की ओर इशारा कर रहे हैं। बाजरा भी वहीं होगा, अधिक तापमान चाहिए, कम वर्षा चाहिए और बलुआ मिट्टी चाहिए। तो बाजरा भी जो है, बाजरे की भी पहले रोटियां होती थी दोस्तों, बाजरा भी पहले बहुत उगता था ज़्यादा तापमान वाले इलाके में। राजस्थान वाले इलाकों से पूछना आप, जो वहाँ रहते हैं, वो लोग पहले बाजरे की रोटियां खाते थे, अब भी बहुत सारे लोग खाते हैं। रागी, अधिकतम तापमान चाहिए और कम वर्षा चाहिए, सब राजस्थान में होता है। ये लाल, पीली, दोमट और बलुआ मिट्टी में उग जाती है। लेकिन मक्का के लिए जो हमें तापमान चाहिए वो 21 डिग्री से 27 डिग्री तक चाहिए, और मक्का जो है वो खरीफ की फसल है। भुट्टे तो आपने खाए होंगे, अक्सर बरसात के समय में आपको भुट्टे दिखाई देते हैं, तो खरीफ का फसल है, इसलिए उसको तापमान ज़्यादा चाहिए। तापमान इस समय ज़्यादा होता भी है क्योंकि जून जुलाई का महीना तो वैसे ही तापमान तेज़ रहेगा, और जलोढ़ मिट्टी में उगती है। वर्षा जो है वो, जो वर्षा सोयाबीन को चाहिए, जो वर्षा दूसरी फसलों को चाहिए, बरसात की वर्षा में उग जाती है ये। नेक्स्ट बात करते हैं रेशेदार फसलें की। रेशेदार फसलों के अंतर्गत आती है आपकी कपास और जूट की फसलें, प्रमुख रेशेदार फसलें हैं। तो कपास और जूट जो है वो प्रमुख रेशेदार फसलों में से एक है। कपास के पौधे के लिए काली मिट्टी की जरूरत पड़ती है। कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, और काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, वर्षा की मात्रा ज़्यादा नहीं, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले इलाकों में कपास आसानी से उपजाया जा सकता है। लेकिन सबसे मेन चीज़ कपास के लिए है पाला रहित दिन, साफ सुथरा दिन चाहिए। 210 दिन का पाला रहित दिन, ये 210 दिन की फसल जो होती है इसमें पाला रहित दिन चाहिए, और धूप, खिली धूप की आवश्यकता चाहिए, धूप चाहिए बहुत ज़्यादा, धूप में ही उग पाते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, और खासकर दो राज्य गुजरात और महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र, इन दो राज्यों में सबसे ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी भी पाई जाती है, और यहाँ पर कपास की खेती भी होती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी होती है कुछ हद तक, इसलिए वहाँ पर भी कपास की खेती हो सकती है। तमिलनाडु, राजस्थान में भी कुछ हद तक होती है, लेकिन ज़्यादा जो होती है वो दो ही राज्यों में, गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों टॉप के ज़िले हैं। नेक्स्ट है, बिहार में कपास की खेती तो नहीं होती, लेकिन जूट की फसल खूब उगाई जाती है।
इसे सुनहरा रेशा के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। तो गोल्डन फाइबर यानी सुनहरे रेशे यानी जूट की खेती जो होती है वो कहाँ होती है? जूट की खेती बिहार में होती है, पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज़्यादा ही होती है। बिहार में कपास की खेती नहीं होती दोस्तों। बिहार में जूट की खेती कहाँ कहाँ होती है वो समझ लेते हैं। किशनगंज में जूट की खेती होती है बिहार में। पूर्णिया इलाका है वहाँ पर जूट की खेती होती है। अररिया इलाका है वहाँ पर जूट की खेती होती है। दरभंगा में होती है और सहरसा में होती है। तो मैं आपको बता दूं कि सब चीज़ याद भी नहीं रखना। जैसे आपने किशनगंज याद रख लिया, काफ़ी है। पूर्णिया याद रख लिया, फेमस है। दरभंगा याद रख लिया। ये दरभंगा, पूर्णिया और किशनगंज, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जूट की खेती होती है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम में भी खूब उपजाया जाता है जूट। दुनिया में जूट के उत्पादन में भारत और बांग्लादेश अग्रणी देश है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है। और भारत में सबसे ज़्यादा जूट की खेती पश्चिम बंगाल में ही होती है। तो भारत और बांग्लादेश इसके अच्छे उत्पादक और अग्रणी देश हैं। बात करते हैं पेय फसलों की। चाय की पेय फसलों में क्या आती है? चाय आएगा और कॉफ़ी आएगा, ये तो बताया था मैंने आपको। चाय और कॉफ़ी, ये दो फसलें आती हैं इसमें, चाय कॉफ़ी। तो चाय कॉफ़ी आती है, मैं इसको सही कर देता हूँ और अच्छे से लिख देते हैं, चाय और कॉफ़ी। ठीक है, चाय और कॉफ़ी। चाय की फसल अपने देश में खूब होती है। चाय की झाड़ियाँ जीवांश मुक्त गहरी मिट्टी और ढलवा क्षेत्रों में उगाया जाता है। चाय को ढलान वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है, जैसे असम घाटी में उगता है। असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, बहुत सारे चाय की जगह है। लेकिन चाय को जो फेमस कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो असम राज्य में और पश्चिम बंगाल राज्य में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। असम, पश्चिम बंगाल में चाय की खेती बहुत होती है, हिमाचल प्रदेश में भी होती है। बाकी मेघालय, त्रिपुरा, तमिलनाडु में भी चाय की खेती कुछ हद तक कुछ जगह की जाती है। बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिले में चाय की खेती होती है। तो बिहार में कुछ हद तक होती है, दो जिले वहाँ पर बड़े फेमस हैं। एक तो आपका किशनगंज है और दूसरा पूर्णिया है। ये किशनगंज और पूर्णिया में जूट की खेती भी होती है। तो किशनगंज, पूर्णिया जो है, दोनों के दोनों भाग जो है ये पश्चिम बंगाल जैसे ही है, यहाँ पर भी वो चीज़ें होती है, जूट भी, और यहाँ पर चाय की खेती भी होती है। भारत विश्व में चाय का अग्रणी निर्यातक देश है। भारत में चाय जो है वो सबसे दुनिया में बहुत जो ज़्यादा उगाने वाले देश है उसमें भारत का नाम भी शुमार है, चाय के अग्रणी देश है। दूसरी पेय फसल कॉफ़ी है। चाय के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा पीने वाली जो फसल है वो कौन सी? कॉफ़ी है। भारतीय कॉफ़ी को मधुर कॉफ़ी भी कहा जाता है और यह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में पैदा की जाती है। तीनों साउथ इंडियन स्टेट है, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों राज्यों में पैदा की जाती हैं। और भारत में जो कॉफ़ी उगाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं अरेबिका। रोबस्टा, अरेबिका ऐसी नाम रहती है, लेकिन अरेबिका नाम की कॉफ़ी सबसे ज़्यादा मात्रा में भारत में ही होती है। भारत में यही वाली अरेबिका नाम की कॉफ़ी उगाई जाती है। ये नाम भी नोट करें ना, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बागवानी कृषि की बात करते हैं। बागवानी कृषि में फल फूल सब्जियां आती है और जब शहरों में फल फूल सब्जियों की मांग बहुत तेज होती है तो ट्रकों में भर करके वो सब्जियां फल जो है शहरों तक पहुंचाई जाती है। इसलिए इस प्रकार की बागवानी खेती को ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा। केला, आम, लीची, सब्जियां, फूल, फल आदि जो है वो सब क्या कहलाएगी? बागवानी फसलें कहलाएंगी। सब्जियों की मांग आपको पता प्रतिदिन बहुत होती है, इसीलिए शाक सब्जियों की खेती को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे ट्रक फार्मिंग क्या है तो आप बोल सकते हैं साग सब्जियों की खेती को ही ट्रक फार्मिंग कहा जाता है। व्यापारिक फसलों की बात करें तो ऐसी फसलें जिनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है, मार्केट में बेचने के उद्देश्य से ये भेजी जाती है और इनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो इसमें रबर, मखाना, तंबाकू, मिर्ची, गन्ना, ये सब व्यापारिक फसलें आती हैं। तो सारी की सारी व्यापारिक फसलें हैं। रबर को छोड़ दो तो बाकी फसलें बिहार में बहुतायत में पाई जाती हैं। रबर को छोड़ दो तो बाकी सारी फसलें बिहार में उगती हैं और ये फसलें कई उद्योगों के लिए कच्चे माल का काम भी करती है, जैसे रबर हो गया और ये मिर्च, तंबाकू हो गया, गन्ना जैसे शुगर के लिए काम आता है, बीड़ी, सिगरेट, चीनी, टायर आदि उद्योग में इन्हीं फसलों पर आधारित होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी फसल? व्यापारिक फसल। आइए बात करते हैं हमारे अगली के बारे में। कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों की। देखिए, कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों से मतलब ये है कि
कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिसके कारण कृषि की उत्पादकता में कमी आती है या किसी भी प्रकार से कृषि प्रभावित होती है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कारक की, जिसका नाम है वर्षा पर निर्भरता। देखिए, ये कृषि को प्रभावित करने वाले कारक की बात करें तो पूरे भारत में कहीं भी कृषि हो रही है तो लगभग सेम ही कारक होते हैं। इसके बाद हम लोग बिहार में जो विशेषता है कृषि की वो भी हम बताएंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार में कृषि की विशेषता बताए तो भी आपको ये उत्तर लिखना पड़ेगा। कृषि के प्रभावित करने वाले कारक पूछेगा तो भी ये उत्तर लिखना पड़ेगा। तो एक एक करके पॉइंट नोट करते हैं। सबसे पहला है वर्षा पर निर्भरता। वर्षा पर निर्भरता से मतलब ये है कि भारत में सिंचाई की सुविधा इतनी ज़्यादा नहीं है कई जगहों पर। इसका मतलब ये है कि भारत में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर सिंचाई सुविधा न होने के कारण केवल वर्षा से जो फसल होती है उसी पर निर्भरता रहती है, मतलब साल में एक फसल होती है। बहुत सारे जगह ऐसी भी है जैसे पंजाब, हरियाणा और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर एक से ज़्यादा फसलें उगाई जाती है क्योंकि वहाँ पर सिंचाई की सुविधा अधिक है। लेकिन ओवरऑल अगर भारत की बात की जाए हमारे देश में तो सबसे ज़्यादा जगहों पर जो होती है वो एक प्रकार की खेती होती है क्योंकि वर्षा पर निर्भरता है। इसको कैसे लिखते हैं? भारतीय कृषि क्षेत्र का 1/3 भाग ही सिंचित है, यानी 1/3 भाग ही सिंचित है, मतलब लगभग 30-35% भाग सिंचित है, बाकी सब असिंचित है। शेष क्षेत्र मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं और कभी ओलावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि फसलों को उत्पादन को प्रभावित करती हैं। यानी हम प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर हैं और बहुत सारे किसान केवल उसी फसल पर निर्भर होते हैं जो मानसून के आगमन के बाद होती है, यानी खरीफ की फसल की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। इसमें भी बड़ी समस्या है। कई बार क्या होता है कि अतिवृष्टि हो जाती, बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से फसलें खेत में ही गल करके सड़ कर ख़त्म हो जाती है, तो ये नुकसान है। कभी कभार ओलावृष्टि हो जाती है, बरसात के साथ में कई बार क्या होता है कि ओले गिरना शुरू हो जाते हैं जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे भी फसलों के उत्पादन में प्रभाव पड़ता है। कभी कभार इतनी कम बारिश होती है कि उसको निम्न वृष्टि कहा जाता है और जिससे पौधों को पर्याप्त मात्रा में जो पानी चाहिए होता है वो भी नहीं मिल पाता और पौधे सूख जाते हैं। ऐसा कई बार किसानों के साथ हुआ है। अगर आप किसान फैमिली से है तो आप इन बातों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो पहला हमारा कारक क्या है? वर्षा पर अधिक निर्भरता। ये भारतीय कृषि का सबसे बड़ा एक प्रभावित करने वाला सबसे मेन कारक है। दूसरे कारक की बात करते हैं। दूसरा कारक है खेतों के छोटे आकार। अच्छा, हमको ये तो पता ना कि भारत में बंटवारे की परंपरा है। आपको पता ना कि एक बड़ा परिवार जो होता है उसमें जो बेटे होते हैं, जब उन बेटों की शादियाँ होती है तो शादी के बाद क्या होता है विभाजन, डिवाइडेशन, बंटवारा, परिवार का बंटवारा होता है। और खाली घर का ही बंटवारा नहीं होता, जमीन जायदाद एक एक चीज़ 2 भागों में बढ़ जाती है। अगर 4 बेटे हैं तो 4 भागों में बढ़ जाती है। मान लो किसी किसान के पास 20 बीघा ज़मीन है और उसके 2 बेटे हैं तो 10-10 बीघा ज़मीन ही उसके पास जो है हिस्से में आएगी। ऐसे में क्या होता है, बंटवारे का जो चलन हमारे देश में, इसकी वजह से लगातार कृषि का आकार, कृषि जोत जो होती है यानी खेतों का आकार छोटा छोटा हो रहा है और छोटे किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में वो छोटा किसान जो किसान जिसके पास बहुत कम ज़मीन है वो कैसे उसमें उपज उगाएगा? क्योंकि आपको पता है खेती में खर्च भी करना पड़ता है और खर्च जो है वो अपनी उत्पादकता से कई बार ज़्यादा भी निकल जाता है, तो नुकसान है उस चीज़ का। भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है, ज़्यादा तो वही है। जमीन के पारिवारिक बंटवारे के कारण, जो मैंने आपको बात बताई, हमारा परंपरागत जो बंटवारा सिस्टम है वो पारिवारिक बंटवारे के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है और चकबंदी के अभाव में भी जोत बिखरे पड़े। चकबंदी ये सरकार करता है, एक ही परिवार के नाम पर जितनी भी ज़मीन होती है उनको इकट्ठा करके नोट करना, यानी सबको इकट्ठा किया जाना, उसको चकबंदी कहा जाता है। लेकिन बहुत सारी ज़मीनें ऐसी रहती, बिखरी पड़ी रहती, कहीं कहाँ किसी ने कब्जा कर हुआ है, तो चकबंदी नहीं होने के कारण भी बहुत सारी कृषि जोत बिखरी पड़ी हुई है और बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है लगातार। और आपको पता है ज़मीन से संबंधित मामले भी लगातार कोर्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये सीमांत किसान जो हैं इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि ज़्यादा उपज नहीं दे पाते और श्रम भी नहीं है क्योंकि छोटा परिवार है। तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो है भूमि का असमान वितरण। भूमि का असमान वितरण का मतलब होता है कि देश में किसी के पास तो ज़्यादा भूमि है और किसी के पास बिल्कुल कम भूमि है, और यहाँ तक कि किसी के पास तो बिल्कुल भूमि ही नहीं है। तो किसी के पास बिल्कुल भूमि नहीं है, किसी के पास भूमि बहुत ज़्यादा है। यह असमानता का कारण क्या है? अगर आपको इसकी तह तक, इसकी जड़ों तक जाने की कोशिश करेंगे तो हमको समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये भूमि की असमान वितरण का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार का है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी सिस्टम शुरू किया था।
ऐसे में जो किसान लगान नहीं दे रहे थे उसकी ज़मीन जमींदारों ने जब्त कर ली थी। ऐसे में ज़मींदारों के पास ज़्यादा ज़मीनें आना शुरू हो गई थी और बहुत सारे किसान जोतहीन यानी भूमिहीन हो चुके थे। बस यही कारण था असमानता और कृषि को प्रभावित करने वाले कारक में ये एक बड़ा फैक्टर है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें लेकिन वो प्रोडक्टिविटी लेते ही नहीं है, वो कुछ लोग खेती ही नहीं करते हैं। जो किसान है उसके पास खेती नहीं है, छोटा है बिल्कुल। तो ऐसे में ये असमान वितरण भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है खेती को। भूमि का असमान वितरण से भी भारतीय कृषि प्रभावित है। अंग्रेजी शासन के दौरान भू राजस्व वसूली के लिए लागू की गई जमींदारी प्रथा ने किसानों का शोषण किया और स्वतंत्रता के बाद कहीं कहीं किसानों के पास बड़ी संख्या में जोत है तो अधिकतर जोतहीन भी हैं। बहुत सारे किसानों के पास बड़े बड़े जोत है और बहुत सारे किसानों के पास बिल्कुल भी खेती ही नहीं है यानी ज़मीन ही नहीं है। तो ये केवल और केवल किसकी वजह से हुआ? ये अंग्रेज़ों के द्वारा लागू किया गया जो जमींदारी सिस्टम था, लगान को लेकर भूमि सुधार सिस्टम जो वो लाना चाह रहे थे। हालांकि भूमि को सुधारने का कोई उनका मोटिव नहीं था, केवल अंग्रेज़ों को पैसा कमाना ही मोटिव वहाँ पर रहा था। बात करते हैं हमारे अगला कारक की यानी कृषि ऋण। कृषि ऋण की बात करें तो छोटे किसान, देखिए कृषि ऋण मतलब समझते हैं आप, खेती करने के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको उन्नत बीज खरीदना है फसल की बुआई करने से पहले तो आपको ऋण तो चाहिए, क्योंकि किसानों के पास हमेशा कैश नहीं होता है। साथ ही साथ जब कोई उर्वरक खाद निकालने हो, खाद लेने हो सोसाइटी से या कहीं से, बहुत सारी कंपनी खाद प्रोवाइड करती है, वहाँ से खाद निकालना हो तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। कीटनाशकों को खरीदना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। मजदूरों को लगाना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है और किराए से कोई कृषि उपकरण यंत्र को चलवाना है तो छोटे किसान के पास हर एक यंत्र नहीं होता है, इसलिए वो किराए से अपनी ज़मीन पर काम करवाता है। ऐसे में उसे पैसों की ज़रूरत तो पड़ेगी और इस पैसों की ज़रूरत के लिए उसको ऋण लेना पड़ता है। और ये कृषि ऋण जो है अगर संस्थाएँ दे, बैंक दे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बैंक समय पे ऋण नहीं देती जब किसान को चाहिए तो किसान क्या करता है? गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में तो ज़्यादा ही होता है और खेती वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसान बड़े बड़े महाजन होते हैं, सूदखोर होते हैं, जो जमींदार होते हैं उनसे ब्याज पर पैसा लेते हैं और वो ब्याज बहुत ज़्यादा हाई रेट पर होता है। ऐसे में वो उस ब्याज के जाल में फंसते चले जाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए ऋणग्रस्तता एक सबसे बड़ी समस्या है। तो छोटे किसान बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि के लिए महाजनों या अन्य संस्थाओं से कर्ज लेते हैं। ऊंची सूद दर, कम उत्पादन और मौसम की बेरुखी बिचौलियों के कारण किसानों का पर्याप्त लाभ नहीं हो पाता। तो क्या होता है, किसानों को एक तो पर्याप्त लाभ नहीं पाता। देखिए मैं छोटे किसान की समस्या आपको बताना चाहूँगा। छोटे किसान की समस्या क्या है? छोटे किसान, हमारे देश में अगर सभी किसानों को पर्याप्त सही उपज का सही दाम मिल जाए तो किसान कभी भी परेशान नहीं हो सकता। लेकिन समस्या क्या होती है? हमेशा परेशानी छोटे किसानों को उठाना पड़ती है। क्यों उठाना पड़ती है? क्योंकि छोटा किसान छोटा किसान से मतलब दोस्तों मेरा है छोटी ज़मीन, जिसके पास कम ज़मीन है उसके पास क्या होता है, एक तो पहले ही से लोन लिया होता है। लोन किससे लिया? ऋण लिया होता है साहूकार से, महाजन से, और ये जो सूदखोर जो होते हैं जो बहुत ज़्यादा ब्याज पे पैसा लगाते हैं, और जो ज़मींदार लोग होते हैं इनसे वो क्या लेते हैं? सूद पे पैसा लेते हैं। ऐसे में क्या होता है, वो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि फसल जैसे ही कटे सबसे पहले फसल बेच के इन लोगों का कर्ज चुकाऊं, क्योंकि कर्ज बढ़ता जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इतना कि मेरा प्रोडक्टिविटी नहीं आ पाएगी। अब किसान क्या करता है कि जैसे ही एकदम से फसल नहीं आती तो भाव मार्केट में बहुत कम होता है और मंडियों में भाव कम होने की वजह से कम दाम पर मजबूरी में उसको बेचना पड़ता है। कई बार तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं होने के कारण बिचौलियों को, गांव में ही कुछ बिचौलिए होते हैं जो मंडी में अपनी पहचान रखते हैं, मतलब मंडी तक वो माल भेज देते हैं, उनको फसल बेचना पड़ती है, वो उनके दाम पे खरीद लेते हैं और वो रोक करके बाद में भले मुनाफा कमाते हो, लेकिन उस समय तो किसान को कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ। ऐसे में वो किसान जल्दबाजी में बेच करके, कम दाम में बेच करके अपना सूद चुकाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कर्ज बाकी रह जाता है। ऊपर से मौसम की मार। मौसम जो है ज़रूरी नहीं कि हर बार आपका साथ दे, कई बार मौसम बिगड़ जाता है, पानी ज़्यादा गिर जाता है, ओले गिर जाते हैं, उससे फसलों को नुकसान हो जाता है, रोग लग जाते हैं, उससे फसलों को नुकसान हो जाता है। किसान को तो ऋण तो बराबर लिया है ना, ऋण देने वाला कभी ये नहीं देखता कि किसान को कितना नुकसान हुआ है, वो कल ये देखता है कि मैंने जितना पैसा दिया है क्या उतना वापस देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा तो ज़मीन तक जब्त कर सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी समस्या छोटे किसानों की ऋणग्रस्तता है और वो ऋण के जाल में डूबे चले जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि मजबूरी में उन्हें अपनी ज़मीन से हाथ धोना पड़ता है, ज़मीन बेचनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें अपना आत्मसम्मान बचाना पड़ता है।
तो कहीं ना कहीं कृषि ऋण जो है वो छोटे किसान जहाँ उसको बीज, खाद, कीटनाशक, श्रमिक आदि सभी चीज़ों के लिए उसको लोन लेना पड़ता है, और लोन जो है वो वही लोग देते ज़्यादातर। देखिए बैंकों से भी केसीसी वगैरह की सुविधा है दोस्तों, मैं जानता हूँ, लेकिन बहुत सारे किसानों को इतना ज़्यादा अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। ज़्यादा पैसा निकालना है इतना मिलता ही नहीं है। बड़े किसान इसमें लाभ कमाते हैं, लेकिन छोटे किसानों के लिए बड़ी समस्या है। इसीलिए किसान हमेशा कर्ज में डूब जाता है, और ये एक बड़ी समस्या है। सरकार को उसके लिए कुछ करना चाहिए। नेक्स्ट जो अगला हमारा कृषि को प्रभावित करने वाला कारक है वो है कृषि विपणन की समस्या। कृषि विपणन की समस्या ये है कि सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि अगर किसान ज़्यादा उगा लेता है तो भाव गिर जाते हैं, किसान की फसल खराब हो जाती है तो भाव बढ़ जाते हैं। कृषि का जो उपज का जो भाव चलते हैं ये ज़्यादातर मतलब कितना आ रहा है, सप्लाई और डिमांड के आधार पर चलता है पूरा मार्केट। तो इसीलिए कई बार किसानों को चीज़ें सस्ते में बेचना पड़ती है, और मार्केट सही नहीं होने की वजह से दूर बहुत मार्केट पड़ता है, इसलिए बिचौलियों को मजबूरी में बेचना पड़ता है, कम दाम पर बेचना पड़ता है, दाम भी पता नहीं होते कई बार तो, और उसमें बेचना पड़ता है। और किसानों को ये सबसे बड़ा समस्या है, विपणन की समस्या। अच्छी बाजार व्यवस्था के अभाव में किसान अपने उत्पादों को बिचौलियों व व्यापारियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए बाध्य हैं, जो उनको उचित मूल्य कभी नहीं देते। फसलों की अत्यधिक उत्पादकता को न तो सही ढंग से बाजार में पहुंचा पाते हैं और न ही बिक्री कर पाते हैं। बिचौलिए इस स्थिति का लाभ उठा लेते हैं। इसी वजह से भारत में किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये कृषि विपणन समस्या बन चुकी है। लेकिन सरकार ने इस दौरान कुछ अच्छा काम तो किया है। सरकार ने इसमें भारत में एमएसपी का कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। लगभग 1967-1969 का दौर था जब भारत में एमएसपी आया। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसमें क्या होता है कि भले ही मार्केट कितना ही बिगड़ रहा हो, मार्केट में कितने भाव क्यों ना गिर रहे हो, लेकिन सरकार ने अगर कुछ फसलों के दाम फिक्स कर दिए कि मान लो गेहूं में सरकार जो है वो 2000 रुपये क्विंटल में खरीदेगी, भले ही मार्केट में 1500 रुपये बिक रहा हो, लेकिन सरकार आपसे 2000 रुपये क्विंटल में ही खरीदेगी। तो ये एक थोड़ा सा श्योरिटी हो जाती है किसानों के लिए कि उनके पास एमएसपी जैसा कोई कॉलम होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एमएसपी पे कई बार यहाँ पर भी किसानों को पूरा लाभ नहीं मिल पाता, और सारी फसलों पर सरकार एमएसपी प्रोवाइड नहीं करती। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य, कम से कम इतना रुपया तो आपको आपकी फसल का मिल जाएगा, ताकि किसानी तो ना छोड़े कम से कम। तो ये कृषि विपणन की समस्या एक समस्या बनी हुई है। परंपरागत कृषि एक ऐसा फैक्टर है जो काफ़ी हद तक उत्पादकता को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है? परंपरा का मतलब प्राचीन समय से जो चलती आ रही है, पुराने समय से जो खेती करने की परंपरा है, उसको आज भी बहुत सारे किसान मजबूरी में उनको करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास न तो उर्वरकों के लिए ज़्यादा कुछ अमाउंट है नहीं, कीटनाशक का उपयोग भी कम करना होता है, उसके अलावा उनके पास में कोई कृषि उपकरण नहीं है, बैलों से हल चला रहे हैं, और कोई ट्रैक्टर वगैरह की सुविधा नहीं है, क्योंकि छोटे किसान छोटे से खेत के लिए कहाँ से ट्रैक्टर लेकर आएगा। अगर उतना ट्रैक्टर लेकर भी आ गया तो उतना उसका जो ब्याज वगैरह चलता है, जो उसको लोन EMI भरनी पड़ती है, वो उसकी फसल में चली जाएगी। ऐसे में वो ग्रो कैसे करेगा? और इसलिए वो हाथ से काम करना पसंद करता है, और बहुत स्लो प्रोसेस होती है, इसमें प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हर चीज़ में वो हो सकता है पीछे रह जाए, और ऋण भी समय पे नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में किसानों के साथ ये बड़ी समस्या है कि पारंपरिक खेती जो है वो करने से उसको उत्पादकता कम मिल रही है, क्योंकि पारंपरिक खेती कहीं ना कहीं पूरी तरह से श्रम पर आधारित है। मतलब उसको लोग ही करते हैं, मशीनें इसमें बहुत कम होती हैं। पारंपरिक खेती का एक और सबसे बड़ा काम है कि भाई उसमें क्या होता है कि पिछले साल जो फसल बोई थी उन्हीं बीजों को दोबारा बो देते हैं। ऐसे बार बार बीज बदलते नहीं हैं, और नए बीज मार्केट से खरीदे नहीं जाते। इसमें पारंपरिक तरीके से बीजों को इस्तेमाल किया जाता है, और ये परंपरागत बीजों का इस्तेमाल भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में किसान करते हैं। मैं आपको बता दूँ, बहुत कम किसान होते हैं जो अलग से बीज निगम से बीज खरीद करके फसल उगाते हैं। उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होता है जो ऐसा करते हैं, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया ना कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास ऋण की उपलब्धता नहीं होती है, और कैश नहीं होने की वजह से वो खर्च नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनने ऑलरेडी देखा हुआ है कि कई बार मौसम की वजह से उनको वैसे भी नुकसान होता है, इसलिए वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। तो भारतीय किसान हल, बैल, कुदाल, खेती, खुरपी, हसुआ जो होता है ना, हसिया जो कई घरों में ये सब्जियां काटने में इस्तेमाल होता है, परंपरागत औजार से खेती करते हैं, और फसल की कटाई, रोपाई मानव श्रम पर आधारित होते हैं। खुद इंसान ही ये सब काम करता है। तो अगर सब हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परंपरागत कृषि के नाम से जानते हैं। तो ये किसान की समस्या है।
अब बात करते, अभी हमने किसानों की समस्या यानी कृषि की समस्या समझी। एक बार फिर से मैं उन पॉइंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। तो 5 पॉइंट है वो कृषि को प्रभावित करने वाले पॉइंट, एक बार फिर से आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1 वर्षा पर निर्भरता, नंबर 2 खेती का छोटा आकार, नंबर 3 भूमि का असमान वितरण, नंबर 4 कृषि ऋण की समस्या, नंबर 5 कृषि विपणन की समस्या, और नंबर 6 पारंपरिक कृषि का स्वरूप। ये 6 पॉइंट तो आपको लिखने ही है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बिहार की कृषि की मुख्य विशेषताएं। बिहार हमारा राज्य है, आप जानते हैं बिहार राज्य में कृषि से संबंधित बहुत सारी समस्या हो सकती है। तो अगर मैं भारतीय कृषि की बात करूं तो मैंने आपको पॉइंट बता दिया, लेकिन बिहार की कृषि की समस्या बोलोगे तो भी लगभग वही पॉइंट होते हैं, कुछ पॉइंट उसमें एड ऑन कर दिए जाते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंट है। देखिए, वर्षा पर निर्भरता मतलब मानसून पर निर्भरता एक ही बात है, वो पॉइंट को आप ऐसे भी अलग कर सकते हैं। तो मानसून पर अत्यधिक निर्भरता, बिहार प्रांत में कृषि मानसून पर आधारित है, और वर्षा पर निर्भरता जो है, वर्षा पर निर्भर होने के कारण फसलों के उत्पादन में अनिश्चितता बनी रहती है। वर्षा पर निर्भरता, वर्षा अच्छी हुई तो उत्पादकता अच्छी हुई, वर्षा कम हुई तो उत्पादकता कम हुई, ओलावृष्टि हो गई तो उत्पादकता प्रभावित हो गई। इसका मतलब साफ है कि मानसून पर निर्भरता यानी वर्षा पर निर्भरता, और वर्षा पर निर्भरता इसका मतलब साफ है कि कई बार उत्पादकता अच्छी हो जाती है, कई बार खराब भी हो जाती है, क्योंकि प्रकृति का फेर है, ये कभी भी रुख पलट सकता है। और पर्याप्त वर्षा से अच्छी फसल होती है, जबकि अल्प वृष्टि से फसलों को काफ़ी नुकसान भी हो जाता है। इसी वजह से मानसून पर निर्भरता एक ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, ज़्यादा निर्भर नहीं होना चाहिए। सिंचाई की सुविधा भी किसान के पास होनी चाहिए। परंपरागत कृषि की बात करें, परंपरागत कृषि एक अन्य परेशानी है, एक अन्य प्रभावित करने वाला कारक है बिहार की कृषि को। उसकी विशेषता है क्या है, खेती करने के तरीके पुराने हैं, हल बैल कुदाल खुरपी ही प्रमुख उपकरण है, खेती ज़्यादातर श्रम पर आधारित है, और परंपरागत कृषि बिहार की प्रमुख विशेषता है। तो परंपरागत कृषि भी उसकी विशेषता है। नेक्स्ट है छुपी हुई बेरोजगारी, ये भी बिहार कृषि की प्रमुख विशेषता है। छुपी हुई बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि खेत एक किसान है जिसके घर में 2 मेंबर है, और एक किसान है जिसके घर में 6 मेंबर हैं। 2 मेंबर वाले किसान के पास भी उतनी ही ज़मीन है, 6 मेंबर वाले किसान के पास भी उतनी ज़मीन है। जो 2 मेंबर वाला है वो भी उतने का उतने उत्पादकता दे देता है, और 6 मेंबर वाला भी उतना ही देगा। क्यों? क्योंकि धरती तो उतनी उत्पादकता देगी जितना आप बोओगे। वो ये थोड़ी देखेगी कि 6 लोग कर रहे हैं तो इनको ज़्यादा उत्पादकता दे दूँ, और 2 वाली बोलेगी कि 2 ही लोग कर रहे हैं खेती इसलिए कम दूंगी उत्पादकता। ऐसा खेती तो नहीं कर सकती। तो जमीन तो बराबर है लेकिन ज़्यादा लोग लगे हुए, इसका मतलब 2 यहाँ है तो 2 यहाँ भी होने चाहिए। बाकी 4 लोग क्या है, छुपे हुए बेरोजगार है, जिनको खुद नहीं पता कि मैं बेरोजगार हूँ। तो ऐसे बेरोजगारी भारत में कृषि में बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। छुपी हुई बेरोजगारी हमारी कृषि की खास विशेषता है। यहाँ परिवार के अधिकांश सदस्य फसल बुआई कटाई के दौरान कृषि कार्य में लगे होते हैं, लेकिन अगर वो एक अकेला आदमी भी मशीनों से करवाएगा तब भी उतना का उतना ही प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। इसका मतलब उन लोगों का वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वास्तव में वो छुपे हुए बेरोजगार की तरह है। तो वो बेरोजगार है लेकिन जिनको पता नहीं है, छुपी हुई बेरोजगार इसी को कहते हैं। ये एक अर्थव्यवस्था का शब्द है, यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है निर्वहन कृषि। निर्वहन कृषि का मतलब होता है, निर्वहन कृषि का मतलब होता है कि ऐसी कृषि जिसका केवल मोटिव अपना पेट भरने के लिए हो, यानी उतना उगाए जितना परिवार का अपना काम चल जाए। बेचने के उद्देश्य से, मार्केट में लाभ कमाने के उद्देश्य से या दुनिया में एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं उगाते। तो ज़्यादातर किसान चूंकि छोटे किसान है, ऐसे में ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, उस प्रकार की खेती करते हैं जिसमें जीवन निर्वाह करना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो राज्य में कृषि जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, और जनसंख्या का अत्यधिक बोझ, रोजगार के अन्य साधनों के अभाव से कृषि ही अर्थ प्राप्ति का स्रोत होता है, जहां कृषि का स्वरूप व्यावसायिक नहीं हो पाया। तो कृषि जहां व्यावसायिक नहीं हो पाई, यानी कृषि को व्यावसायिक तौर पर यहाँ पर नहीं हो पाया, मतलब न तो ज़्यादा लाभ कमाने के उद्देश्य से खेती की जाती है, केवल और केवल अपना जीवन निर्वाह के लिए खेती की जाती है, अपने परिवार का पेट भरने के उद्देश्य से खेती की जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं निर्वहन कृषि। नेक्स्ट कृषि का जो प्रकार है, जो प्रभावित विशेषता है बिहार की कृषि की, उसका नाम है सांस्कृतिक जुड़ाव। सांस्कृतिक जुड़ाव भी बिहार की कृषि की प्रमुख विशेषता है।
देखिए मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, अगर मैं यूपी की बात करूँगा तो यह कॉलम सारे के सारे वहाँ पर भी आ जाते हैं, क्योंकि भारत के उत्तर भारत में ज़्यादातर या साउथ में भी कहीं देखने को मिलता है कि हर कृषि में कहीं ना कहीं पर्वों को जोड़कर बताया गया। हम लोग साल भर उत्सव मनाते रहते हैं। तो होता क्या है, जहाँ यहाँ की कृषि सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित करने वाला है। फसलों की बुआई और कटाई से जुड़े पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। ये हर जगह होता है, आदिवासी में बहुत ज़्यादा चलता है ये। जब फसल की बुआई होती तो लोकगीत का गायन होता है, कुछ अलग से कुछ नाटक वगैरह होते हैं। जब फसल की कटाई होती, पक के आती है और अच्छी फसल होती है तो उसमें अलग से ही उत्सव मनाया जाता है। जैसे बिहार की को छोड़ दे अगर हमें अभी हम लोग और पंजाब में चले जाएं, पंजाब में जब गेहूं की फसल पक के आती है तो वो एक त्यौहार मनाते हैं, लोहरी का त्यौहार, शायद आपको पता होगा। तो आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि बिहार में फसल की बुआई के समय और फसल की कटाई के समय कौन कौन से पर्व त्योहार या फिर लोक गायन या नृत्य वगैरह चलता है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिहार से संबंधित इन लोक गायन, लोक शैलियों और नृत्य के बारे में भी जानें कि वहाँ पर इस समय ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है। खेती का कार्य करने के दौरान लोक गीतों का गायन, फसल भंडारण पर विभिन्न पर्चों का आयोजन और कृषि यंत्रों का पूजन, कृषि कार्यों से जुड़े गीत, पहेलियाँ, कहावत, ये सारे जीवन को कृतज्ञ कर देती हैं। इसको मैं सही कर देता हूँ, ये कृतज्ञ भी करती है, जीवन को सुकून पैदा करती है। मतलब बहुत अच्छा लगता है कि आप इस तरह की कार्य कर रहे हो। तो बिहार की कृषि की प्रमुख विशेषता में ये एक विशेषता भी आती है कि एक सांस्कृतिक जुड़ाव रखती है यहाँ की कृषि। और ये अगर आप किसी और राज्य से भी हैं तो आपके ही राज्य में भी इस प्रकार का कहीं ना कहीं जुड़ाव होगा। अब बात करते हैं हम लोग कृषि क्षेत्र में बदलाव की। चेंजेस इन एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रीकल्चर हमारा कृषि है इनमें किस किस प्रकार के बदलाव आए हैं। मैं आपको बता दूं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो जिस दिन आज़ाद हुआ था उतनी ज़मीन हमारे पास थी, उतनी आज भी है। ज़मीन कभी नहीं बढ़ेगी, लेकिन दोस्तों जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है ना। तो 1950 में किसान जितना गेहूं उगाता था 2022 में उतना उगाएगा तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ गई है, सबका पेट पालना है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कंज्यूमर है, यानी खाने वालों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में किसान के ऊपर ये भार रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाए ताकि लोगों का पेट भर सके। लोगों का पेट भरने के लिए ही किसान को अन्नदाता का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों हुआ क्या था कि भारत जब शुरुआती दौर में गुजर रहा था तब हमारे पास में सिंचित खेती तो बहुत कम थी, बहुत कम, खाली मानसून के पर निर्भर खेती करते थे। आज भी करते तो उस समय कितने लोग करते होंगे। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती गई तो भार बढ़ता गया और हमें खाने के लिए समस्या उत्पन्न होने लगी। तो इसी वजह से क्या हुआ कि 1960s के दशक में, 1960 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार ने निर्णय लिया कि अब खेती में बदलाव करने की आवश्यकता है। खेती में आने वाले आमूलचूल परिवर्तन, आमूलचूल मतलब विशाल बदलाव ही जो है वही कहलाए हरित क्रांति। और हुआ ये कि 1966, 1967 हरित क्रांति का जो ओरिजिनल जो साल है वो मैं लिख देता हूँ, 1966 और 1967। तो 1966, 1967 के दौरान हरित क्रांति का जो है वो आगमन हुआ भारत में। और हरित क्रांति को लाने वाली इंदिरा गांधी थी, लेकिन जो जनक कहे जाते हैं भारत में, जिस कृषि वैज्ञानिक ने किया उसका नाम था MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन साहब वो व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिया में सबसे पहले ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था, हरित क्रांति को लेकर के आए थे। उन्होंने गेहूं और धान के बीजों के साथ संकरण करवा करके एक उन्नत बीज तैयार किया था प्रयोगशाला में, जो पुरानी उत्पादकता से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा उत्पादकता दे रहा था। और इसी वजह से भारत में हरित क्रांति काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई। लेकिन इसकी कमी बस इतनी सी थी कि ये उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, इन 3 राज्यों तक ज़्यादा ही सीमित थी, बाकी ज़्यादा राज्यों तक फैली ही नहीं। अगर मैं दुनिया की बात करूँ दोस्तों, दुनिया में भी ये हो चुका था। तो दुनिया में हरित क्रांति कौन लेकर के आया था? दुनिया में सबसे पहले हरित क्रांति आई थी मैक्सिको के नाम के देश में। मैक्सिको देश का नाम आपने सुना होगा। अगर आपने मैक्सिको देश का नाम सुना हो, मैक्सिको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि मैक्सिको कौन से महाद्वीप में आता है। और इसके जो जनक थे उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो हरित क्रांति के जनक है दुनिया में। और इन्हीं से प्रेरित होकर के हमारे देश के MS स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति को लाने का प्रयास किया।
हरित क्रांति दोस्तों केवल इतना है कि परंपरागत खेती के बजाय वैज्ञानिक और आधुनिक खेती पर ध्यान दिया गया। हरित क्रांति का मतलब ये है कि उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया गया, सिंचाई सुविधा का इस्तेमाल किया गया और इन सभी ऑपरेशन के द्वारा, इन सभी प्रक्रियाओं के द्वारा भारत की उन क्षेत्रों में जहां हरित क्रांति की गई थी वहां पर 2.5 गुना के आसपास तक की उत्पादकता ले ली थी और पंजाब और हरियाणा में बम्पर पैदावार हुई थी। 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में व्यापक बदलाव आए और इन्हीं बदलावों को हमने क्या नाम दिया? हरित क्रांति का नाम दिया। इसके अंतर्गत परंपरागत कृषि के बदले वैज्ञानिक उपकरणों, संकर बीजों, संकर बीज का मतलब हाइब्रिड बीज होते हैं जो नए नए बीज आते हैं ना, उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक और सिंचाई, विभिन्न उन्नत तकनीकों का प्रयोग शुरू हुआ। यानी कुल मिलाकर के वैज्ञानिक खेती करना ही कृषि हरित क्रांति कहलाएगा। और हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन थे, जबकि इंदिरा गांधी सरकार जो उस समय थी उन्होंने एक काम करवाया था। और साथ ही साथ दुनिया में मैक्सिको में सबसे पहले हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी और उसके जनक जो थे वो नॉर्मन बोरलॉग थे। एक जानकारी और देना चाहूँगा कि भारत में सबसे पहले हरित क्रांति की पूरे एशिया में सबसे पहले हरित क्रांति फिलीपींस नाम के देश में शुरू हुई थी। उसके बाद भारत में, तो भारत उसके बाद का देश था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं इसमें और आगे। एक शब्द आता है अंतर कृषि किसे कहते हैं। ये एक तरीका है दोस्तों अंतर कृषि, जिससे आप अपने खेत में मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं। एक ही फसल के साथ दूसरी फसलों को लगाना, मतलब एक फसल के साथ साथ दूसरी फसल को लगाना अंतर कृषि कहलाता है। और गेहूं के साथ सरसों की फसल बोना, जैसे आलू के साथ बकुली, मूली, सरसों आदि उपजाने से पैदावार में बढ़ोतरी होती है। तो कुल मिलाकर के एक फसल के साथ दूसरी फसल उगाने से अगर पैदावार में उन्नति होती है तो कहीं ना कहीं ये अंतर कृषि कहलाती है। तो अब अंतर कृषि आप शायद कभी नहीं भूलोगे और आपको ये याद रखना भी पड़ेगा। और हरित क्रांति के बारे में भी बहुत सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। बात करते हैं वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग। वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करने पर बल दिया गया और यही कृषि क्षेत्र में बदलाव था। और कहाँ किया गया? सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक खेती आज भी दोस्तों और उस समय भी ये की जाती थी, ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा की जाती थी। तो भारत में पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने सबसे पहले वैज्ञानिक कृषि उपकरणों का प्रयोग शुरू कर दिया। जैसे सिंचाई के लिए डैम बनाकर नहर का जाल बिछाया गया, जिससे मानसून की जो बारिश होती है उससे निर्भरता कम होगी। मेन तो हमको सिंचाई को बढ़ावा देना था ताकि जो वर्षा हो रही है उस पर हमारी निर्भरता क्या हो जाए? कम हो जाए। राजस्थान जैसे प्रदेशों में भी इंदिरा गांधी नहर बनाकर धान की फसल उगाई जाने लगी। सोचो, राजस्थान तो एक मरुस्थल वाला इलाका है ज़्यादातर, लेकिन वहाँ पर भी एक सबसे बड़ी नहर है भारत की जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। उसे कभी कभार द राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। तो राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर जो है वो नहर बना करके भी राजस्थान में भी धान की फसल उगाने लगी। तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक उपकरणों का इस्तेमाल करना या कृषि यंत्रों में बदलाव करना या सिंचाई सुविधा का उपयोग करना, ये सब क्या कहलाएगा? ये सारी की सारी चीज़ें वैज्ञानिक कृषि के अंतर्गत आती है। भारत में अब बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्य अभी इस चीज़ में काफ़ी पीछे है। यहाँ पर इतना ज़्यादा वैज्ञानिक कृषि अभी चलन में नहीं है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक कृषि से सीधे सीधा किसानों को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाभ हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं अब आगे बात करेंगे ऋण की उपलब्धता के बारे में। तो ऋण की उपलब्धता का मतलब क्या है? ऋण की उपलब्धता का मतलब ये है कि किसानों को खेती करने के लिए बुआई के वक्त, कटाई के वक्त और फसल में कुछ छिड़काव करना है, कीटनाशक का, उर्वरकों का छिड़काव करना है, या मशीनरी की आवश्यकता है, या फिर श्रम के लिए कुछ श्रमिकों की, मजदूरों की आवश्यकता है। इन सभी कामकाज में किसानों को जो है पैसे की आवश्यकता होती है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, निवेश करना पड़ता है। किसान निवेश कहाँ से लाएगा? तो ऋण के लिए कहीं ना कहीं वहाँ पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी ऐसी एजेंसी बना दी है जो किसानों को ऋण उपलब्ध कराती है, ताकि किसानों की आय में तो इजाफा हो ही हो और किसान को ऐसे किसी गांव में या किसी एरिया में साहूकारों से ब्याज पर पैसा लेने की ज़रूरत ना पड़े और उनको उससे दोहन से बचाया जा सके। तो ऋण की उपलब्धता का मतलब है प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए फसलों का बीमा। अब देखिए, ये है कि अगर आपकी फसल, मान लो आपको किसी ने ऋण लोन दिया और आपकी फसल बर्बाद होगी तो वो कुछ नहीं करेगा, वो तो आपका लोन वापस लेगा। लेकिन क्या करती है सरकार या कुछ कंपनियां क्या करती है, फसल बीमा योजना लेके आती है, आपकी फसल का बीमा कर दिया। मान लो इन केस प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसल बर्बाद हो जाती है तो सरकार आपको मुआवजा देती है। इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए फसलों का बीमा का प्रावधान और
कम ब्याज दर पर बैंकों से या स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया गया। तो ऋण की जो सुविधा उसी को हम लोग जो है ऋण की उपलब्धता करते हैं। जैसे ग्रामीण बैंक बनाया गया, नाबार्ड नाम की एक संस्था है जो ग्रामीण बैंकों को कंट्रोल करती है। जैसे आरबीआई जो है ये पूरे देश के बड़े बड़े बैंकों को कंट्रोल करती है, और जो हमारा आरआरबी होता है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये पूरी चेन है ग्रामीण बैंकों की। इसको कौन कंट्रोल करता है? नाबार्ड जो है ये पूरे ग्रामीण बैंकों को कंट्रोल करता है। ध्यान रखना आप, मतलब नाबार्ड जो है जैसे आरबीआई बैंकों का बैंक है, वैसे ही नाबार्ड ग्रामीण बैंकों का बैंक है। मतलब ये आरबीआई की तरह है लेकिन ग्रामीण बैंकों को संभालता है। सहकारी समितियाँ, ये सोसाइटी को हम लोग बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम ही है ये। पैक्सों का गठन, ये कुछ संगठन बनाए गए जिससे भी सरकार लोगों को फसल से संबंधित कुछ फ़ायदा मिल जाए। किसान क्रेडिट कार्ड, ये सबसे अच्छी सुविधा है किसानों के पास। हर एक किसान जिसके पास ज़मीन है उसके पास केसीसी की सुविधा है। क्रेडिट मतलब कुछ लोन एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप और कुछ निकाल सकते हैं पैसा, और जब आपके पास आए तब आप वापस उसको जमा कर दो। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा, किसानों को वित्तीय मदद उपलब्ध कराई गई। तो इन सभी चीज़ों से किसानों को कुछ हद तक फैसिलिटीज़ दी गई और वित्तीय मदद प्रोवाइड की गई। बिस्कोमान नाम की एक कंपनी है जो बिहार में खाद वगैरह उपलब्ध कराती है, द्वारा खाद और बीज उपलब्ध कराने, और सहकारी भूमि विकास बैंक, कोऑपरेटिव डेवलपमेंट बैंक है, सहकारी भूमि विकास बैंक की स्थापना से बिहार में कृषि कार्यों में बढ़ोतरी हुई है। तो बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए सबसे अच्छा जो बैंक बनाया गया उसका नाम है सहकारी भूमि विकास बैंक, कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक, जिसकी स्थापना की वजह से बिहार में बहुत सारे किसानों को फ़ायदा भी पहुंचा है और किसान कृषि कार्य में काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई है। तो इसको भी आप ध्यान रखना। आप कृषि क्षेत्र में बदलाव में एक तकनीक के बारे में आपकी किताब में बताया गया है, और बिहार में सबसे ज़्यादा उपयोग में लाते हैं ज़्यादातर किसान जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती लेकिन फिर भी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है श्री विधि तकनीक। श्री विधि तकनीक में क्या करते हैं, अगर आपको पता करना है कि कौन से बीज बोने लायक है और कौन से बीज बोने लायक नहीं है, और आप बाहर से बीज खरीद नहीं सकते, तो अपने ही बीजों की जांच करने के लिए उन्नत बीजों की जांच करने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं श्री विधि तकनीक। इसमें क्या करते हैं कि एक बड़ा सा ड्रम लेते हैं, ड्रम में पानी भर देते हैं, पानी भरने के बाद ड्रम में नमक डाला जाता है। नमक डालने से दोस्तों क्या होता है, नमक डालने से होता है कि पानी का घनत्व, डेंसिटी बढ़ जाती है। और अब उसमें धान के बीजों को आप डालें जिनको आपको बोना है, बीज बोने वाले, तो जो बीज साफ़ और सही होंगे, कटे फटे नहीं होंगे और जो उग सकते हैं, वो सारे बीज धीरे धीरे उस टैंक की तली में बैठ जाएंगे, और जो हल्के और ख़राब बीज होंगे वो पानी में तैरते रहेंगे। ऐसे में आसानी से उन बीजों को आप अलग अलग कर सकते हो, और जो बीज आपके सामने आपके उपयोग के हैं उनको सुखा के वापस रख सकते हैं आप, ताकि उनको बोने में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तकनीक दोस्तों क्या कहलाती है, श्री विधि तकनीक। इसमें उन्नत बीजों को आप छटाई कर सकते हैं। यह तकनीक उन्नत बीज चयन की प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले बड़े ड्रम जैसे बर्तन में पानी डालकर उसमें नमक डाला जाता है ताकि पानी का क्या बढ़ जाए, घनत्व बढ़ जाए। इस पानी में धान के बीज डाल दिए जाते हैं और अच्छे बीज पानी की तली में बैठ जाएंगे, खराब पानी पर तैरेंगे और अच्छे बैठ जाते हैं। ऐसे ही बीजों को निकाल कर सुखा लिया जाता है और फिर उनको खेतों में बोया जाता है, खेतों में छिड़क लिया जाता है। छिड़कने के बाद जब छोटे खेत में जब उग जाती है धान की फसल, तो वहाँ से उखाड़ के खेतों में दूर दूर रोपाई की जाती है। ऐसे ही तो होती है धान की खेती। इन बीजों को खेती में छींट कर पौधे तैयार किए जाते हैं और इन पौधों को उखाड़ कर पुनः एक एक पौधा अलग अलग करके रोपा जाता है, और इस प्रकार धान की खेती आसानी से हो सकती है। इन पौधों को कम पानी और कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे जो बीज है वो उन्नत बीज है और स्वस्थ बीज है। ऐसे में कोई बीमारी या कोई कमजोरी देखने को यहाँ पर कम मिलती है। एक तरीका बहुत अच्छा जिससे इस्तेमाल किया जा सकता है। नए कृषि बदलाव क्या है? अब कृषि क्षेत्र में कुछ नए बदलाव आना शुरू होंगे। शुरुआत में तो हमारे कृषि क्षेत्र में जो बदलाव है उसमें हमने क्या किया, कीटनाशक का उपयोग किया, बहुत ज़्यादा उर्वरकों का उपयोग किया। लेकिन कहीं ना कहीं कीटनाशकों का इस्तेमाल, उर्वरकों का इस्तेमाल ज़्यादा मात्रा में करने से खेती को नुकसान पहुंच सकता है भविष्य में। बस इसी नुकसान को बचाने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया जिसका नाम था जैविक खेती। अब हमें जैविक खेती पर ध्यान देना चाहिए। तो जैविक खादों का उपयोग पर भी अब बल दिया जाने लगा है। मिट्टी के जांच करने के लिए कि आपकी मिट्टी में कौन सी चीज़ की कमी है। पता चला किसी चीज़ की कमी आपके पास है नहीं और दूसरी चीज़ डाल रहे हो जो कमी नहीं है, जिसकी कमी है वो तो आप दे ही नहीं रहे हो। तो पहले मिट्टी की जांच कराए। तो मिट्टी की जांच कहाँ कराए? तो हर एक प्रखंड वाला
जो होता है प्रखंड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना विकास खंड, हर एक प्रखंड में एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। तहसील स्तर पर होती है, कई राज्यों में है, मध्य प्रदेश में, यूपी, बिहार में और भी कई सारे राज्यों में ये इस तरह का लगभग सारे राज्यों में, क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने चला के रखी है। केंद्र सरकार की स्कीमें तो पूरे देश में होगी, तो ऐसे में आप वहाँ जाकर के अपनी मिट्टी की जांच करवा सकते हैं और पता कर सकते हैं कि मिट्टी में कमी किस चीज़ की है। इस तरह मिट्टी की कमी को पता लगाया जा सकता है और बहुत ही आसानी से हमको क्या मिट्टी में डालना वो पता चल सकता है। इसके अलावा जैव खाद बनाने के लिए केचुए का पालन का प्रशिक्षण भी किसानों को दिया जा रहा है। बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को प्रमोट करने के लिए किसान जो है उनको ये बताया जा रहा है कि आप कैसे जैविक खाद जो है वो बनाएं। जैविक खाद में के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे गोबर आता है, गाय और भैंस का जो गोबर होता है वो भी खाद का काम करता है। उसके अलावा सड़ी गली पत्तियाँ होती है, खाने से बचे हुए जो अवशेष वो भी काम कर जाते हैं। फल फ्रूट के जो छिलके वगैरह जब हम लोग फेंक देते हैं वो सब खाद में काम आता है। लेकिन पॉलीथीन को छोड़ दिया जाता है, पॉलीथीन आपको वहाँ पर यूज़ नहीं करना, वो आपको नुकसान ही पहुँचाएगी। तो जैविक खाद मतलब क्या होता है, जीवों के अवशेष को ही जैविक खाद कहते हैं। और जैसे खरपतवार, गोबर, पत्तियाँ, छिलकों को सड़ाकर बनाया जाता है, ये सब क्या कहलाता है, जैविक खाद कहलाता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो आपको जरूर पता होगा, वहाँ पर गोबर के इकट्ठा करने की व्यवस्था होती है। जिनके पास मवेशी होते हैं, जिनके पास जानवर होते हैं, वो सारे लोग ये काम करते हैं। और फिर इकट्ठा होने के बाद एक समय ऐसा आता है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है इकट्ठा। जब गोबर का जो खाद होता है वो 1-2 साल में बन जाता है, उसको वहाँ से निकाल करके खेतों में बिखेर दिया जाता है। और ये अच्छी प्रोडक्टिविटी का संकेत है, इससे अच्छी प्रोडक्टिविटी आती है। और जैविक खाद से बढ़कर कोई खाद नहीं है, ये पुराने लोग भी कहते आए हैं और अब नए लोग भी इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि जैविक खाद से बढ़कर कोई भी खाद नहीं है। अब बात करते हैं हमारे खाद्यान्न प्रदेशों के बारे में। चाय एवं खाद्यान्न प्रदेश की बात करते हैं। तो चाय के प्रदेश कहाँ है और खाद्यान्न प्रदेश कहाँ है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा चाय वाले प्रदेशों के बारे में। आपने आसाम का नाम सुना होगा, असम घाटी। भारत में सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन आसाम में होता है और उस एरिया को हम लोग बोलते हैं उत्तर पूर्व भारत का चाय प्रदेश। उत्तर पूर्व भारत का चाय प्रदेश मतलब होता है असम घाटी प्रदेश। चाय की खेती कैसे की जाती है आप फोटो में देख सकते हैं, इस प्रकार के खेत होते हैं। बिहार के भी किशनगंज में होता है चाय की खेती, तो बिहार में भी कुछ जिलों में चाय की खेती होती है, तो आपको उसके बारे में जानकारी ज़रूर होगी। और अगर आपको कोई नया जिला पता है जहाँ पर चाय की खेती बिहार में होती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि क्या हम जो किताब में पढ़ रहे हैं उसके अलावा भी चाय की खेती कुछ जिलों में होती है। और अगर होती है तो बिल्कुल आप ज़रूरी मेंशन उस चीज़ को करें, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि बिहार में किशनगंज और एक आध और जगह है जो ज़िले हैं, उसके अलावा कहीं और भी खेती होती है कि नहीं होती है। तो देख लेंगे हम लोग जब आप अपना कमेंट डालेंगे। देखिए, जब भी मैं आपको कमेंट डालने का बोलता हूँ या कमेंट की बात करता हूँ, तो कृपया आप रिस्पॉन्स ज़रूर दें, ताकि हमें पता चले कि वाकई में आपको वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। और आप मैग्नेट ब्रेन्स के इन वीडियो को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फ्री एजुकेशन जो है जो सबको चाहिए और सबको लेना भी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोचिंग नहीं कर सकते, उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स का एक पहल जो है काफ़ी अच्छा सहायक हो सकता है। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं असम प्रदेश में चाय की सर्वाधिक खेती होती है। मैं आपको बता दूं कि चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय का प्रदेश है, अगर कोई है तो वो असम है। दक्षिणी चीन में भी चाय के बड़े बड़े बागान हैं, लेकिन दार्जिलिंग एरिया जो है, जो पश्चिम बंगाल और असम वाले इलाके में आता है, दार्जिलिंग जो एरिया, वहाँ की हैप्पी घाटी के जो चाय है वो विश्व में प्रसिद्ध है, उसकी डिमांड बहुत तेज होती है। भारत में चूंकि चाय की खेती का जो प्रचलन है व्यावसायिक प्रकार का, वो अंग्रेजों ने शुरू किया था, लेकिन अब बहुत तेज हो गई वहाँ पर। असम घाटी जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में स्थित है, एक निम्न भूमि है। निम्न भूमि मतलब थोड़ी निचली भूमि है, और जो चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक प्रदेश है। तो चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा चाय उत्पादक प्रदेश अगर कोई है तो वो कौन है, असम है। चाय बागान में काम करने वाले अधिकांश स्थानीय कछारी जाति के होते हैं, कछारी लोग होते हैं, ध्यान रखना। तो कछारी लोग ही ज़्यादातर वहाँ पर आपको मिलेंगे। आप चाहे तो असम में विजिट कर सकते हैं, आपके तो पास भी पड़ेगा। नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी भारत का चाय प्रदेश में और बात करते हैं तो असम घाटी में व्यापारिक स्तर पर चाय का उत्पादन संगठित रूप से शुरू करने वाले व्यक्ति एक ब्रिटिश व्यक्ति थे, जिनका नाम था सर रॉबर्ट ब्रूच साहब ने ही सबसे पहले असम में व्यावसायिक उद्देश्य से खेती करवाई थी। उससे पहले केवल जो चाय की खेती होती थी वो नॉर्मल हमारी पूर्ति के लिए होती थी। अब हम लोग बाहर भेजने के लिए, क्योंकि ब्रिटेन में चाय की बहुत मांग हो गई थी, ब्रिटेन से आने वाली मांग के कारण यहाँ चाय का उत्पादन में तेजी से विकास हुआ। लेकिन आज कितनी चाय पूरे असम में, केवल असम से जो चाय उगती है उसका जो डेटा है वो है 6,50,400 किलो, 6,50,400
50,000 6.5 लाख किलो चाय होती है वहाँ पर, और किलोग्राम चाय का उत्पादन प्रति वर्ष होता है आसाम से। पहले चाय का उत्पादन की प्रक्रिया मानव श्रम पर आधारित थी। पुराने समय में जब चाय की होती थी, जो अंग्रेज की बात कर ले, आज़ादी की बात करें कुछ सालों तक, तो चाय में ज़्यादातर काम जो केवल मानव श्रम से होता था, मशीनों की कमी है। लेकिन बाद में आधुनिक मशीनों ने इसका स्थान ले लिया, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर आधुनिक मशीनों से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं हम लोग हमारे खाद्यान्न प्रदेश की, जिसका नाम है पंजाब। उत्तर पश्चिम का भारत का खाद्यान्न प्रदेश, उत्पादक प्रदेश, जिसका नाम है पंजाब। और पंजाब में सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर गेहूँ बहुत होते हैं, चावल भी बहुत होते हैं। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर किसान आधुनिक खेती करते हैं। तो पंजाब भारत का अग्रणी कृषि उत्पादक क्षेत्र है, और भारत में हरित क्रांति का वास्तविक असर अगर कहीं देखने को मिलता है तो वो पंजाब में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत बीजों का प्रयोग, सिंचाई सुविधा, आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग के कारण खाद्यान्न फसलें, विशेष रूप से गेहूं का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है। मतलब हरित क्रांति की वजह से पंजाब में क्या हुआ, ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया, और हरित क्रांति की वजह से उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया गया। खाद्यान्न फसलें यहाँ पर तेज मात्रा में उगने लगी, खासकर गेहूं। इसी वजह से गेहूं का टोकरा भी कहते हैं इसको, इस प्रदेश को गेहूं का टोकरा कहते हैं, जबकि धान का कटोरा जो है वो छत्तीसगढ़ को बोलते हैं। तो यहाँ गेहूं का टोकरा हो गया। आज देश का लगभग 20% से भी अधिक गेहूं उत्पादन केवल पंजाब करता है, जबकि पंजाब हमारे बिहार से भी छोटा है, जनसंख्या भी बहुत कम है, लेकिन फिर भी उसकी उत्पादकता इतनी ज़्यादा है कि पूरी इंडिया का 20% अकेला ही राज्य जो है गेहूं का उत्पादन करता है। लेकिन ज़्यादा उत्पादन करना और ज़्यादा कीटनाशक उर्वरकों का इस्तेमाल करने से भी खेती को समस्या हो सकती है, और यही समस्या पंजाब में शुरू हो गई है। और पंजाब में खेती से संबंधित बहुत सारी चुनौतियाँ अब आ गई हैं। तो पंजाब कृषि की प्रमुख समस्या भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं वहाँ पर हैं। मुख्य समस्याएं इस प्रकार है। नंबर 1, पंजाब में कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति तेजी से कम हो रही है। कृषि योग्य जो भूमि है उसकी उर्वरा शक्ति कम हो रही है, क्योंकि लगातार खेती पे खेती करते जा रहे हैं, लगातार पेस्टिसाइड, केमिकल, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, ज़्यादा पानी पिला रहे हैं, तो धीरे धीरे उर्वरा शक्ति क्या हो रही है, कम हो रही है। अत्यधिक सिंचाई के कारण खेतों में जल जमाव की समस्या हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई होने की वजह से क्या हो रहा है, खेतों में पानी जम रहा है, और खेत जो है पानी सोख नहीं पा रहे, उनकी जो क्षमता है पानी को सोखने की वो कम हो रही है, क्योंकि उनके जो रंध्र है वो भी बंद होते जा रहे हैं, और ज़्यादा पानी पिलाने की वजह से मिट्टी में लवणता की मात्रा बढ़ रही है, खारी हो रही है मिट्टी, इससे नुकसान हो रहा है। रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग के कारण मिट्टी में प्रदूषण बढ़ने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। रासायनिक खाद का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पंजाब में किया जाता है, और रासायनिक खाद जो है वो विषैला पदार्थ होता है, और कीटनाशक जो होते हैं आप जानते हैं, जान तक ले लेते हैं, इंसान की भी जान ले सकते हैं। तो ऐसे में मिट्टी में अगर वो चीज़ें मिलेगी और पानी के साथ बह करके नदी, तालाब, नालों में भी जाएगी, तो पूरी दुनिया यहाँ से दूषित या जहरीली हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वो बड़ा नुकसान है। कृषि में उपकरणों, उन्नत बीजों व कीटनाशकों के बढ़ते प्रयोग से अब क्या हर किसान को ये करना ही पड़ेगा। अगर आप इन्हें अगर लगातार आप उन्नत बीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप फिर हर साल आपको बीज खरीदना पड़ेगा। अगर क्योंकि वो उन्नत बीज दोबारा नहीं उगता है, एक ही बार उगता है, उसके बाद आपको हर साल नया खरीदना पड़ेगा। अगर आपके पास खेत है तो आपको फिर क्या है कि उपकरण को लाना पड़ेगा, ऋण लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और हर साल आपको खाद डालना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने खाद नहीं डाला तो अगले साल प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, भूमि बंजर भी हो सकती है। तो ऐसे में ज़्यादा और हर साल आपको ज़्यादा ही चीज़ इन्वेस्ट करना है। तो कृषि की लागत लगातार बढ़ रही है। वहाँ किसानों को जो पहले फ़ायदा होता था वो नहीं हो रहा, कम फ़ायदा हो रहा है, लागत बढ़ती जा रही है। बंटवारे के कारण धीरे धीरे खेत भी छोटे हो रहे हैं। पहले खेत बड़े बड़े हुआ करते थे पंजाब के जो जितने भी लोग थे उनके पास, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बंटवारे हो रहे, परिवार बढ़ रहे हैं, ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, ऐसे में वहाँ पर छोटे छोटे खेत आना शुरू हो गए हैं। तो ये बड़ी समस्या एक पंजाब के साथ हो रही। तो हमने समझ लिया पंजाब की समस्या क्या है, हमने समझ लिया कि असम घाटी क्या है, हमने समझ लिया कि पंजाब में खाद्यान्न कितना अच्छा होता है, लेकिन समस्याओं को भी हमने चर्चा कर लिया। दोस्तों, ये जो हमारा आज का लेक्चर था, कंप्लीट यूनिट रिवीजन, चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर 2 भारतीय कृषि, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो यूट्यूब पर सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है magnetbrains.com। आप हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जा सकते हैं, जहां आपको मिलेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां आप कर सकते हो अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर। और यहां आप जा सकते हो अपने बिहार बोर्ड पर। जैसे ही आप बिहार बोर्ड पर जाएंगे,
वैसे ही आपके सामने ऑप्शंस खुल जाएंगे, आप अपनी क्लास 8 को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी क्लास 8 को सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने कक्षा 8वीं के टीचर की फ़ोटो और उनके सब्जेक्ट के नाम आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको हर एक टीचर के नीचे लाल रंग में कुछ दिखाई देगा जिसका नाम है वॉच नाउ। इस वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे बस आप। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक सूची ओपन हो जाएगी जिसमें आपको वॉच ऑल वीडियो का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर देखो पाठ्यक्रम परिचय इकाई 1 और नीचे आपको इकाई 2, इकाई 3 सब कुछ जो आ रहा है, अभी इकाई 2 चल रहा है, तो धीरे धीरे सारे वीडियो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और बहुत आसानी से सीक्वेंस में आपको सारे वीडियो मिल जाते हैं। अब आप इस लेक्चर पर क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो हो जाएगा शुरू कुछ इस तरह से। दोस्तों आपको पता है वेबसाइट पर आपको वीडियो देखने का फ़ायदा क्या है? एक तो फ्री में मिल रहा है, वहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है। फ़ायदा यह है कि YouTube पर चलाते समय कई बार अलग अलग एड आ जाते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं और आपका पढ़ाई से ध्यान भटका जाते हैं। यहाँ पर आपको वो सुविधा मिलेगी कि आपको कोई डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए आपका मेन मोटिव दोस्तों पढ़ाई करना ही है। ठीक है, तो आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा पाए, क्योंकि हमारी मुहिम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है और एक एक स्टूडेंट तक पहुंचाना है, ताकि जो बच्चे शिक्षा को ग्रहण करने में जिनको आर्थिक रूप से कोई समस्या है वो भी समस्या ना हो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।